गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम जो है पत्र होता है। आज कहने को तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, मेल है, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पत्र लेखन का अपना एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि पत्र के द्वारा हम उन बातों को भी व्यक्त कर सकते हैं जो बातें हम बोल कर के नहीं कह सकते हैं। इसलिए पत्र लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है और थोड़े से प्रयास के द्वारा ही इस रचना में कौशल प्राप्त किया जा सकता है, कुशलता प्राप्त की जा सकती है। और बात करें अपने बोर्ड परीक्षा की, तो आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में एक पत्र पूछा जाता है, या तो औपचारिक और अनौपचारिक होता है। उन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना होता है और इसका जो वेटेज होता है वो 7 अंक होता है। तो 7 अंक अपने आप में बहुत अच्छे अंक होते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास करके हम अच्छा पत्र लिखना सीख जाएं तो हम ये 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। केवल परीक्षा की बात न करो, वैसे भी व्यवहारिक जीवन में पत्र लेखन का अपना बड़ा महत्व है। इसलिए पत्र लेखन की कला जो है ये हर व्यक्ति को आनी चाहिए। हम आज बात करें पत्र के प्रकार की। हिंदी में हमारे पास जो पत्र हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले औपचारिक पत्र को ले लीजिए। औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये पत्र जो होते हैं ये कार्यालयी पत्र होते हैं और किसी कार्यालय के द्वारा अपना काम करवाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखें, या हम कहें कि कौन से पत्र होते हैं जो इन पत्रों में आते हैं औपचारिक में? प्रार्थना पत्र जो होते हैं ये औपचारिक पत्र हैं, कार्यालय पत्र जो हैं औपचारिक हैं, और व्यावसायिक पत्र जो होते हैं ये भी औपचारिक पत्र ही होते हैं। इन पत्रों में एक नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, कुशल क्षेम आदि बातों का उल्लेख नहीं होता है, जैसे आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं, आपकी कुशलता की कामना करता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहां नहीं किया जाता है। जिस विषय को लेकर के हमने पत्र लिखा है उसी विषय पर हमें अपनी बात कहनी होती है, अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है। तीसरी बात है कि भाषा जो होती है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। एक अच्छी भाषा और प्रभावशाली भाषा के कारण पत्र लेखन में दम आ जाता है, पत्र लेखन में प्रभाव आ जाता है। इसलिए भाषा शैली भी अच्छी होनी चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए और अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। पत्र के जो प्रमुख अंग हैं, हम औपचारिक पत्र की बात करें, औपचारिक पत्र के जो प्रमुख अंग हैं उनमें पहला अंग आता है पत्र प्राप्त करने वाले का पदनाम व पता। जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद का नाम। यहां व्यक्ति के नाम का महत्व नहीं है, उसके पद का महत्व है, वो किस पोस्ट पर बैठा है उसका महत्व है, इसलिए पद का नाम आना चाहिए। जैसे आप पत्र लिख रहे हो जिला कलेक्टर को, तो जिला कलेक्टर का नाम नहीं आएगा, उसके पद का नाम जिला कलेक्टर, सेवा में जिला कलेक्टर। और पता दूसरा बिंदु आएगा, जो अंग है, दूसरा अंग है विषय। हम किस विषय को लेकर के पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि विषय का बड़ा महत्व होता है और ये विषय जो होता है एक पंक्ति में हो जाना चाहिए। संबोधन, हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं विषय के बाद में संबोधन लिखा जाता है, महोदय, माननीय आदि। उसके बाद में आती विषय वस्तु, और विषय वस्तु के लिए हम 2 अनुच्छेद, 2 पैराग्राफ बनाते हैं। एक तो समस्या प्रधान होता है और समस्या प्रधान होता है, और दूसरा होता है अपेक्षायुक्त, हम क्या उम्मीद करते हैं। समस्या को लेकर के पत्र लिखा है, उस समस्या को उजागर करेंगे और उसके बाद में हम उस अधिकारी से क्या अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा की बात
लिखेंगे। पत्र पूरा होने के बाद में हस्ताक्षर व पद का नाम, हस्ताक्षर व लिखने वाले का नाम आ जाएगा। पहले लिखेंगे बहुदीय, और बहुदीय लिखने के बाद में हम लिखेंगे हस्ताक्षर और फिर नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में नाम। प्रेषक का पता 6 नंबर पे आ जाएगा। प्रेषक, प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिख रहा है वो प्रेषक कहलाता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं तो मैं कौन हुआ? प्रेषक। पत्र भेजने वाला प्रेषक होता है। तो हस्ताक्षर, नाम और नाम के बाद में प्रेषक का पता और सबसे लास्ट में दिनांक लगाई जाती है कि पत्र किस तारीख को लिखा गया। अभी इसी का एक उदाहरण देखेंगे अपन, और इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उदाहरण को तैयार करेंगे, और ये एग्जाम्पल लेंगे आपकी जो हिंदी की व्याकरण है उसी व्याकरण से एक उदाहरण लेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन औपचारिक पत्र की बात मैंने की, अनौपचारिक पत्र को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ये पूरा होने के बाद में। अब एक अच्छे पत्र में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए इस पर एक फोकस हमने डाला है। एक ट्री बनाया है, एक पेड़ बनाया है, और इस पेड़ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अच्छे पत्र लेखन की 5 विशेषताएं, ये सदैव हमें याद रखनी कि अच्छा पत्र लेखन होता है उसकी 5 बातें क्या होती है। तो आप देखिए ये एक बहुत सुंदर सा पेड़ बनाया है और इस पेड़ के माध्यम से हमने समझाया पत्र लेखन। सबसे पहली बात होती है कि सरल भाषा। जो भी हम पत्र लिखें उसकी भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, क्योंकि सरल भाषा व्यक्ति के आसानी से समझ में आ जाती है। उलझाने वाली भाषा जो होती है ये बहुत परेशान कर देती है। इसलिए सरल भाषा में सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात है विचारों की स्पष्टता। देखा जाता है कि कई बार विचारों में स्पष्टता नहीं होती है और इसके कारण से सही अर्थ भी नहीं निकल पाता है। तो बनावटीपन नहीं होना चाहिए और उलझाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। विचार जो होने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, पढ़ने वाले के तुरंत समझ में आ जाने चाहिए। तो विचारों की सुस्पष्टता दूसरा पॉइंट है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा बिंदु है पत्र संक्षेप व संपूर्ण होना चाहिए। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में जो हमें शब्द लिमिट दी जाती है वो 120 शब्दों की होती है। हमें 120 शब्दों में पत्र पूरा करना होता है। तो पत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बातों को दोहराना नहीं चाहिए। कई बार हम बातों को दोहराते रहते हैं, उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। नहीं, पत्र में जो बात एक बार लिख दी उसको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है और संक्षिप्त होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें पूरी बात तो कहनी है लेकिन वो बात कम से कम वाक्यों में, कम से कम शब्दों में पूरी हो जानी चाहिए। संपूर्ण भी होना चाहिए, जो बात कह रहे हैं वो अधूरी नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण व संक्षेप दोनों बातें ध्यान रखनी होती है। संक्षेप होते हुए भी संपूर्ण होना चाहिए, अनावश्यक बातों को दोहराना नहीं चाहिए। और चौथी बात आती है कि पत्र जो होता है प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा जो होती है प्रभाव। अब प्रश्न हो सकता है कि सर कैसे बनाए प्रभावशाली भाषा? अरे भाई कुछ भी नहीं करना, हम अपनी भाषा को विनम्र बनाएं, शिष्टाचार का पालन करें, उचित अभिवादन करें। विनम्र भाषा, शिष्टाचार और उचित अभिवादन, ये बातें जो होती है पत्र को प्रभावशाली बना देती है और यह पढ़ने वाले पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक है। और 5वां जो बिंदु है ये आता है कि बाहरी सजावट। ये बाहरी सजावट क्या होती है? बाहरी सजावट में आता है कि आप जो पत्र लिख रहे हो वह पत्र जो होता है वो हमेशा एक नए पेज से शुरू करना चाहिए। एग्जाम में मोस्टली क्या होता है कि थोड़ी सी खाली जगह मिल जाती है अंत में पेपर के और हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमेशा पत्र को नए पेज से शुरू करें और एक ही पेज पर पूरा पत्र आ जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बाहरी सजावट में आता है। पत्र का जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, ये प्रारूप हमें पूरा ध्यान होता है और उस प्रारूप का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। औपचारिक पत्रों का प्रारूप अलग होता है और अनौपचारिक पत्रों का फॉर्मेट या प्रारूप अलग होता है। अगर हमें इनका प्रारूप ध्यान में है और तो हमें उसी प्रारूप में पत्र लिखना चाहिए। ये बाहरी सजावट में आता है। इसके अलावा विराम चिन्ह आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
यही बाहरी सजावट होती है। इसके अलावा कई बार हम बहुत ज़्यादा काटापीटी करते हैं, लिखा फिर काट दिया, धब्बे धब्बे बना देते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, अशुद्धि हो जाती, गलती हो जाती है। आपको उस अशुद्धि पर केवल क्या करना है, एक पेन चलाना ही। मान लीजिए आप कुछ लिखना चाह रहे थे और वो गलत हो गया, उसको रगड़ना नहीं है, उसको धब्बा नहीं बनाना है, आपको जस्ट एक सिंगल लाइन उसके ऊपर डाल देनी है, वो कट जाएगा, वो शब्द क्या हो गया, कट गया। अब दोबारा लिख दीजिए। ये कटा हुआ जो है शब्द वो अखरेगा नहीं, लेकिन अगर आपने धब्बा बना दिया, स्याही का, इंक का धब्बा बना दिया, तो वो अखरेगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो बाहरी सजावट का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो पत्र लेखन के लिए 5 जो बातें हैं उनमें सबसे पहली बात क्या है, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप होते हुए भी संपूर्ण होना चाहिए, भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए और बाहरी सजावट का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो पत्र अपने आप एक अच्छा पत्र बन जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रारूप को ध्यान में रखते हुए औपचारिक पत्र का एक उदाहरण समझते हैं जो आपकी व्याकरण की पुस्तक में दे रखा है। प्रश्न है, अपने क्षेत्र के डाकपाल को पत्र लिखकर डाक व्यवस्था सुधारने का अनुरोध कीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ये पत्र का प्रारूप है। हमें पत्र को सदैव मार्जिन के साथ साथ ही लिखना होता है। इसका ध्यान रखते हुए पत्र हमें शुरू करना है। सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में। जितने भी औपचारिक पत्र हम लिखेंगे उनका शुभारंभ, उनकी शुरुआत हम सेवा में शब्द से करेंगे और उसके बाद में लिखेंगे पद का नाम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पत्र हैं उसके जो प्रमुख 7 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। पत्र प्राप्त करने वाले का पद का नाम व पता। तो इस पत्र में डाकपाल महोदय, ये क्या है, ये पद का नाम है। तो पद का पदनाम हो जाएगा और उसके बाद में यहां से यहां तक ये पता हो जाएगा। तो पदनाम व पता यह प्रारूप का पहला भाग है, जिसमें सेवा में लिख करके पदनाम, पद का नाम और पता कि जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं वो किस पोस्ट पर बैठा हुआ है। हमें डाकपाल को पत्र लिखना है तो डाकपाल क्या है, पद का नाम है। सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर जालंधर शहर। अब आता है दूसरा अंग, पत्र का दूसरा अंग है विषय। हमें नंबर नहीं डालना है, ध्यान रखना है, हमें पॉइंट नहीं डालना है, ये पत्र केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा अंग मैंने बताया था आपको विषय। तो विषय क्या है, डाक व्यवस्था उचित न होने के संबंध में, आपके घर, आपके इलाके में पत्र आदि समय पर नहीं पहुंचते हैं, इसके संबंध में। तो विषय जो होता है बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा विषय नहीं होना चाहिए। तो डाक व्यवस्था उचित न होने के संबंध में। अब आगे लिखना है तीसरा अंग, जिसमें हमें संबोधन देना है। ये संबोधन है और संबोधन में यहाँ लिखा है श्रीमान जी, ये भी लिख सकते हो और इसकी जगह मैंने आपको बताया था महोदय शब्द भी लिख सकते हो। महोदय लिख करके कोमा लगाएंगे, ये तीसरा अंग बन गया। ये संबोधन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, संबोधन। ये हुआ संबोधन। इसके बाद में आता है कि हम जो पत्र लिख रहे हैं वो पत्र की विषय वस्तु क्या है। तो हमारा चौथा जो बिंदु था, पत्र का चौथा अंग जो था वो था विषय वस्तु संबंधित। और विषय वस्तु में हमें, मैंने कहा था कि 2 अनुच्छेद हम बनाएंगे, एक होगा समस्या युक्त और एक होगा अपेक्षा युक्त। तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं शुरुआत कैसे की गई है। निवेदन यह है कि मैं 40 न्यू शीतल नगर जालंधर का निवासी हूं और अपने नगर की डाक व्यवस्था की शोचनीय दशा के कारण बहुत चिंतित हूं। हमारे द्वारा भेजे गए पत्र
दिल्ली में दूसरे या तीसरे दिन वितरित हो जाते हैं, परंतु यहाँ आने वाले पत्र हमें 1 सप्ताह के बाद ही मिल पाते हैं, जो कि मेरी समझ के बाहर है। यह समस्या हुई। अब समस्या में आगे और बताएंगे। महोदय, हमारे क्षेत्र में एक के बाद एक कई डाकिये बदल चुके हैं, परंतु डाक वितरण की दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया है। कई बार हमारे पत्र टैगोर नगर की कोठी संख्या 40 में फेंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार औरों के पत्रिकाएं हमारे यहाँ फेंक दी जाती है। टेलीफोन के बिल साइकिल पर चलते चलते गेट से अंदर फेंक दिए जाते हैं। हमने कई बार अनुरोध किया कि पत्र पेटिका में ही डालकर जाना चाहिए, परंतु उस भद्र पुरुष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस माह का टेलीफोन का बिल हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, जबकि इधर उधर सभी को मिल चुका है। लगता है फिर उसी प्रकार चलते चलते फेंक दिया गया होगा। तो ये पूरी की पूरी क्या थी? समस्या थी। अब समस्या पूरी बताने के बाद में हमें क्या करना है? हमें अपेक्षा करनी है, और ये अपेक्षा की जो बात है ये हमें दूसरे पैराग्राफ में शुरू करनी है। ये तो आपकी हो जाएगी समस्या, कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें समस्या क्या है, उस समस्या को अच्छी तरह से प्रकट करना है। और उसके बाद में अगले पैराग्राफ में आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। तो आप उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि डाक की वितरण प्रणाली सुधारी जाए और हमारे डाकिये को कठोर निर्देश दिए जाएं कि वह वितरण में लापरवाही न अपनाया करे। तो यहाँ तक आपके ये चौथा बिंदु था विषय वस्तु का। चौथा बिंदु विषय वस्तु का हुआ, जिसमें हमें 2 भाग बनाने, 2 अनुच्छेद बनाने, एक तो समस्या का, दूसरा अपेक्षा का। इसके बाद में हमें लेना है 5वां अंग। 5वां अंग क्या है? हस्ताक्षर व नाम। हमने यहाँ लिखा, धन्यवाद दे दीजिए, सधन्यवाद। और इसके बाद में आपको 5वां जो अंग है पत्र का वो है भवदीय। भवदीय के बाद में आ जाएगा प्रेषक का नाम। अब पत्र में क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी अपना नाम न लिखें। अगर पत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा है तो हमें अपना नाम नहीं लिखना है, बल्कि क, ख, ग आदि लिखना होता है। और ये हो जाएगा प्रेषक का हस्ताक्षर और नाम, या हस्ताक्षर हो जाएंगे या नाम आ जाएगा। और 6वें स्थान पर आ जाएगा पता, कि जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता क्या है, पता होना भी जरूरी है। अब जैसे यहाँ लिखा है 40 न्यू शीतल नगर जालंधर, और पिन कोड नंबर आ गई। और इसके बाद में 7वां अंग आ जाएगा दिनांक 20 जुलाई 2020 या 21, जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसकी तारीख लगा देंगे। जैसे आज हम पत्र पढ़ रहे हैं तो उसकी आज की तारीख हो जाएगी, और अगर हम जिस दिन पत्र लिखते हैं उस दिन की तारीख हो जाएगी। अब हम जो पत्र लिखते हैं वो एग्जाम में आएगा, वो परीक्षा भवन में लिखा जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी आईडी छिपाते हुए या तो कोई काल्पनिक एड्रेस लिखें, या फिर हम परीक्षा भवन लिख करके इसको कंप्लीट कर दें। तो परीक्षा भवन भी यहाँ लिखा जा सकता है एड्रेस में, परीक्षा भवन, ये लिख करके भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्र जो होते हैं इसके 7 अंग होते हैं, और एक पत्र के उदाहरण के द्वारा हमने आपको स्पष्ट किया है। पहले हमने पढ़ा कि डाकपाल महोदय, ये पद का नाम हुआ, पता हो गया। फिर विषय लिखा जाएगा, विषय संक्षिप्त होना चाहिए। फिर संबोधन आ जाएगा, संबोधन के बाद में विषय वस्तु के 2 पार्ट बना देंगे, जिसमें एक समस्या हो जाएगी, एक अपेक्षा हो जाएगी। अगर पत्र समस्या प्रधान है तब ऐसा होगा, ठीक है। और उसके बाद में भवदीय आ जाएगा। भवदीय के बाद में पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर आ जाएंगे और उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन परीक्षा भवन में आपको नाम नहीं लिखना है, यदि पत्र में नहीं दे रखा है तो आपको क, ख, ग आदि लिखना है। और पता लिखना है, लेकिन पता या तो काल्पनिक होगा या फिर आप परीक्षा भवन लिख करके कंप्लीट कर देंगे और नीचे आ जाएगी तारीख। तो इस प्रकार से 7 अंगों में आपका पत्र पूरा हो जाता है। इसके साथ हम और उदाहरण भी देखेंगे आगे।
इस तरह से आपका जो औपचारिक पत्र है ये पूरे प्रारूप में होता है तो बहुत अच्छा पत्र बन जाता है। तो मैंने कहा था कि हमें पूरे प्रारूप का ध्यान रखते हुए, बाहरी सजावट का ध्यान रखते हुए पूरा पत्र लिखना है। किस जगह कितना गैप छोड़ा गया है, कैसे मार्जिन लिया हुआ है, और बिल्कुल हमें लाइन टू लाइन चलते जाना है। इस प्रकार से आपका ये औपचारिक पत्र का एक उदाहरण हमने आज पूरा किया है। इस तरह से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, हिंदी व्याकरण से 2-3 और पत्र पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा प्रारूप ध्यान में रह जाएगा और याद भी हो जाएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में और अनौपचारिक पत्र का उदाहरण भी देखेंगे।